हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम हिंदी के जो प्राइमरी लेवल का सीटेट होता है 1 से लेके 5 तक, उसके हम हिंदी वाले क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर गद्यांश है, तो इसको आगे बढ़ाते हुए तो यहाँ से हम क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो शून्य के बारे में कौन सा वाक्य जो है सही है? तो यहाँ पर जो सही है, शून्य प्रकृति प्रदत्त है, शून्य मानव जनित आविष्कार है, शून्य की गणना मानव ही कर सकता है, शून्य मूर्त अवधारणा है। तो यहाँ पर क्या है? मानव जनित आविष्कार है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसको क्या है, आसानी से हल कर ले जाएंगे 5 क्वेश्चन। आगे देखते हैं। संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझानी सबसे कठिन है? तो शून्य एक से छोटा है। सी ऑप्शन क्या है? ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। विश्व में किसने पहले पहले शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी थी? तो सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। भारत विश्व में सबसे पहले शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी थी। प्राचीन बख्तियारी पांडुलिपि में इसका सही हल अब तक निश्चित नहीं हो पाया, परंतु निश्चित रूप से इसका काल जो है आर्यभट्ट के काल से प्राचीन है। शून्य का प्रयोग किया गया और इसके लिए इसमें संकेत भी निश्चित है। आगे, शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता का आशय है। तो यहाँ पर दिखाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक ही ऑप्शन ये दिखाई नहीं देता, परंतु इसका अस्तित्व है। आगे है। शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा? क्योंकि अमूर्त चीजों से शून्य की संबद्धता ना होना। आगे देखते हैं। किस शब्द में, अब यहाँ पर क्या है, ग्रामर शुरू हो जाएगी हिंदी। तो किस शब्द में अव जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अव सब में अव है। तो यहाँ पर अवधारणा, अवनीति। तो देखिए, अव जो है इसमें यूज हुआ है, अव इसमें यूज हुआ है, और धारणा ये अलग अलग है। तो बिल्कुल इसमें हुआ है, इसमें हुआ है अवधि। अवधि में नहीं हुआ है। अगर हम इसको अलग करें तो अवधि हो जाएगा। अव और धी, तो धी कोई शब्द नहीं बन रहा है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बाकी देखते हैं। अवधि शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। उपसर्ग ऐसे शब्दार्थ है जो किसी शब्द से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। समहार तो क्या है? संहार। तो ये क्या है? संयोग। आगे है। इतिहास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? तो इक का कर सकते हैं। इक का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इतिहास में इक प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है जब इतिहास मूल शब्द में इक प्रत्यय लगता है, तो दोनों के मेल से ऐतिहासिक शब्द बनता है। ऐतिहासिक प्रत्यय के अंतर्गत आता है। प्रत्यय वे शब्द हैं जो मूल शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस आय। प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, और आय का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में चलने वाला। आगे है अगला क्वेश्चन। वैज्ञानिक में मूल शब्द क्या है? तो वैज्ञ यानी में ज्ञान जो है वो यहाँ पर मूल शब्द है। वैज्ञानिक में मूल शब्द ज्ञान है। ज्ञान शब्द में बी उपसर्ग और इक जो है प्रत्यय लगाने से वैज्ञानिक शब्द बनता है। किसी शब्द के आगे वाले शब्दांश को उपसर्ग तथा पीछे लगने वाले को प्रत्यय कहते हैं। आगे देखते हैं। स्वतंत्र का संधि विच्छेद। तो स्वतंत्र का संधि विच्छेद सु, और अंत जो है वो सही है, ये ऑप्शन। आगे देखते हैं। स्वतंत्र संधि स्व और तंत्र, ये दो शब्दों से मिलकर दो शब्द मिलते हैं, तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि जो है आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाते हैं उसे संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। आगे देखते हैं हम यहाँ पर क्या है।
दो पैराग्राफ आते हैं, एक पोएम से रिलेटेड होता है, मतलब कविता से रिलेटेड होता है, और एक गद्यांश होता है। तो 5 यानी कि हिंदी में 10 मार्क्स हम आसानी से ला सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं, पोएम दी गई है, सूर्योदय सूर्यास्त असंख्य सोना ही सोना बरसा कर, मोल नहीं ले पाए इसको भीषण बादल, आसमान में गरज गरज कर धरती को न कभी हार पाए, प्रलय सिंधु में डूब डूब कर उभर कर आई ऊपर, भूचालों भूकंपों से यह मिट न सकी। तो इस पद्यांश में मुख्यतः किस बात की यहाँ पर बात की गई है? तो यहाँ पर धरती की ही बात की गई है, तो सी ऑप्शन क्या है हमारा सही हो जाएगा। धरती पर आने वाले संकटों के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है, तो उपयुक्त शब्द नहीं है कौन कौन सा? तो प्रलय भूकंप ये सब क्या है? इसके लिए है सिंधु, जो है सिंधु तो एक नदी है, तो यहाँ पर क्या है? डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, धरती को कौन डुबाना चाहता है? तो यहाँ पर अत्यधिक वृष्टि जो है वो डुबाना चाहती है, धरती को अत्यधिक वृष्टि डुबाना चाहती है। आगे देखते हैं, धरती अनमोल है भाव पद्यांश की किस पंक्ति से अभिव्यक्त हो रहा है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन मोल नहीं ले पाए इसको, सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, सिंधु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सिंधु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? उदिति जलधि ये सब सागर, ये जलद जो है वो इसका पर्याय नहीं है। सिंधु का पर्यायवाची शब्द है सागर, समुद्र सागर, अवर्ण, वारिश, पायोधी, रत्नाकर इत्यादि। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से भिन्न शब्द युग में है, भिन्न भिन्न मतलब गरज गरज तो एक जैसा है, उभर उभर, भूचाल और भूकंपों ये अलग हो जाता है। डी ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा सही है। आगे देखते हैं, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सिखाने में मदद करना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा? तो कहानी और चित्रों का ही होगा प्राइमरी लेवल पे, ड्रिल का प्रयोग नहीं, अभ्यास बिल्कुल नहीं, ये सब कुछ गलत हो जाएगा। कहानियाँ और चित्रों का ही सबसे अच्छा उपयोग जो है प्राइमरी लेवल पे किया जा सकता है। आगे देखते हैं, बहुभाषावाद शिक्षा का ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है, तो जिसका उद्देश्य है शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना, शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना, शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना, नौकरी के लिए अंग्रेजी भाषा और संस्कृति के लिए मातृभाषा सीखने में सक्षम बनाना। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना, मतलब यहाँ पर जब हम एक टीचर सिखा रहा है बच्चों को तो उसकी ही लैंग्वेज में हमको सिखाना चाहिए, भले ही टीचर को बहुत सारी लैंग्वेज क्या है आ रही हो या आती हो, लेकिन उसको वही भाषा लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए जो बच्चे की लोकल लैंग्वेज है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकलने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाता है? तो अनुमानिक जो है वो सही हो जाएगा, अनुमानिक यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भों में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है? तो भाषा प्रवाह सटीकता, भाषाई मौखिक शब्दावली, भाषाई मौखिक जो है वो यहाँ पर सही है। व्याख्या देख लेते हैं, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में भाषाई मौखिक बुद्धि भाषा से संबंधित है। बहुबुद्धि सिद्धांतों के लोगों एवं उनकी विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं, भाषाई, स्थानिक, दैहिक, इंद्रियगत, अवैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, संगीतिक, गणितीय, तार्किक गणितीय के बारे में हार्वर्ड गार्डनर का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे उन्होंने सन 1983 में प्रतिपादित किया था। आगे इसमें से कौन बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं?
तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, देखते हैं कि समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सहिष्णुता और सम्मान, सीमित रोजगार के अवसर, भाषिक पराभाषिक जागरूकता। तो ए तो बिल्कुल सही है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है और दूसरा भी सही है, और हमारा सीमित रोजगार बिल्कुल नहीं होगा। तो तीसरा जहाँ जहाँ वो कट जाएगा, और पराभाषिक जागरूक ये भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, व्याख्या देख लेते हैं। समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, पराभाषिक जागरूकता, बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं। बहुभाषावाद एक व्यक्तिगत वक्ता या बोलने वालों के समुदाय को 3 या अधिक भाषाओं में प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता है। 7 कंट्रास्ट क्षमता लेवल, एक ही भाषा का उपयोग करें। एक व्यक्ति जो कई भाषाएं बोल सकता है उसे बहुभाषाविद या बहुभाषी कहा जाता है। बहुभाषावाद पहले बहुभाषावाद के समकक्ष था, जब बहुभाषावाद समुदायों को संदर्भित किया जाता है जहां एक समुदाय में कई भाषाएं बोली जाती हैं। हालांकि व्यक्ति और समाज में अंतर करने के लिए बहुभाषावाद का भेद आवश्यक है। बहुभाषावाद का इस्तेमाल भाषाओं की बातचीत में एजेंट के रूप में व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि भाषावाद भाषाओं का सामाजिक संपर्क है। अगला देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई बच्चा यानी बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है, लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, उसके वाचन को क्या कहेंगे? तो निजी भाषा कहेंगे, वो अपने आप को ही वो आंतरिक भाषा होगी। क्या होगी? वो आंतरिक भाषा होगी। जब कोई बच्चा बच्ची भाषा की मदद से स्वयं के कार्यों को निर्देशित करती है, लेकिन वह दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, इसके वाचन को आंतरिक भाषा कहेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक कारकों परिवार, समाज और विद्यालय, मित्र मंडली, परिवेश व भाषा का प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति कुशल एवं विद्वान व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। आगे देखते हैं, भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है? तो हमारी उपयोगिता विज्ञान जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। भाषा विज्ञान की उपयोगिता विज्ञान शाखा संदर्भ से भाषा से जुड़ी है। उपयोगिता विज्ञान भाषा विज्ञान की वह शाखा है जो संचार में अर्थ प्रदान करने के तरीकों का पूर्वाभास कराती है। अब यहाँ पर क्या है, ए और आर कथन दिए गए। सबसे पहले शैशव अवस्था में बच्चे की वाक नली एक वयस्क मनुष्य की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है। आगे है बी कथन बी, 6 से 12 महीने के दौरान एक बच्ची तरह तरह से बबलना और दोहराव वाले बबल में संलग्न है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन, ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। आगे है एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरती है। तो चयन, संहिता, करक, उद्देश्य का निर्धारण, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बोली के संदर्भ में ए और बा देखते हैं। किस देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है, और बा है एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में एक प्रकार की बोली जाने वाली जाती है। तो ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसका भी। आगे है, पत्नी से जल्दी करो हमें देर हो रही है। सहकर्मी से जाने का समय हो गया है, हमें बैठक के लिए देर हो रही है। वशिष्ठ नियोक्ता से, तो महोदय शाम के 4 बज गए हैं और बैठक जो है 4:15 पर है। अब हमें चलना नहीं चाहिए। भाषा की इस विभिन्नता को किस रूप में जाना जा सकता है? तो रजिस्टर जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर यह स्तर भिन्नता,
स्तर भिन्नता यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन नहीं है। रजिस्टर कोई नहीं है, शुद्धतावादी नहीं है, मुहावरे तो बिल्कुल नहीं है, तो स्तर भिन्नता हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ से मतलब छोटे से, एक विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्कों की सहायता कर सके। समूह निर्माण का यह विचार उसके सिद्धांत पर आधारित है। तो कौन सा सिद्धांत है? वाइगोत्स्की का सिद्धांत। मतलब अगर छोटे बच्चे होंगे बड़े बच्चे, तो दोनों में क्या हो जाएगा, ऐसा अगर हम ग्रुप बनाते हैं और साथ में बिठा के पढ़ाते हैं, तो इससे क्या है, उनका आदान प्रदान होगा, बोलचाल करेंगे तो उनके में क्या है, जो लर्निंग है वो ज़्यादा हो जाएगी। आगे देखते हैं, समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे? तो यहाँ पर समूची कक्षा के सामने उस पर चिल्लाएंगे नहीं, चिल्लाना नहीं, उससे बात करेंगे, उसे सभी के सामने बात करेंगे, उसे कुछ नहीं कहेंगे और स्व अनुशासित होने की अपेक्षा करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, उससे बात करेंगे, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है, किस रूप में जाना जाता है? तो संरचनात्मक उपागम के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं, संप्रेषण भाषा शिक्षण के संबंध में कथन आ और बा में विचार करना है। तो शिक्षक की भूमिका सामान्यता वचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधक या मॉनिटर की है। बी, शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। तो ए ऑप्शन ए सही है और बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये रहे कुछ हिंदी के क्वेश्चन। बाकी भी यहाँ पर फिर से जो लैंग्वेज 2 है, जिन्होंने लैंग्वेज 2 में हिंदी भरा होगा, तो उसके लिए जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर गद्यांश के आधार पर संसार की सबसे बड़ी देन जो है वो है मित्रता। आगे है, उपयुक्त गद्यांश में किस कवि का उल्लेख किया गया है? तो कवि क्या है, तुलसीदास जी का यहाँ पर उल्लेख है। सच्चा मित्र कौन होगा? तो सच्चा मित्र जो कठिन समय में आपका साथ दे। बिल्कुल सही। सबसे बड़े से बड़े दुख को धूल के कण के समान समझना वाक्य का भाव है। तो अपने दुख को छोटे से छोटा समझना। यदि आपका मित्र गलत राह पर जा रहा है तो मित्र के रूप में आपका क्या दायित्व? तो उसको समझाएंगे कि भाई वो क्या है, वो सही रास्ते पर चले, फटकार वटकार नहीं लगाएंगे, उसको समझाएंगे। आगे है, निम्न में से समूह से भिन्न शब्द है। तो शंका है, शंका, क्योंकि दुखी, विश्वसनीय, प्रसन्न, तो शंका क्या है, समूह से अलग शब्द है। आगे देखते हैं, मार्ग शब्द। मार्ग शब्द जो है कौन सा है? तो तत्सम है, तत्सम हो जाएगा। समिति का विलोम, सीमित का विलोम असीमित। तो यहाँ पर फिर से गद्यांश दे रखा है और फिर उसके क्वेश्चन देखते हैं। उसे इससे अंतर नहीं पड़ता कि उसमें रेखांकित शब्द स्थान पर का प्रयोग किया गया है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्क, अंतर मतलब जहाँ पर अंडरलाइन किया है उसकी जगह उससे फर्क नहीं पड़ता, अंतर नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। आगे, विनाश का विलोम हो जाएगा विनाश का सृजन, सी ऑप्शन। आगे है, पेड़ों की अत्यधिक कटाई का प्रभाव किस पर पड़ेगा? सभी पर पड़ जाएगा, बी ऑप्शन। अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर डी ऑप्शन, आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर के रूप में संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, तभी क्या है, आने वाली पीढ़ी जो है उसको यूज कर सकती। पाँव पाँव शब्द है। तो पाँव पाँव एक क्या है, पुनरुक्त शब्द है, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है एक शब्द। आगे है, मनुष्य की क्या प्रवृत्ति है? तो मनुष्य की आवश्यकता से अधिक संसाधनों का दोहन करना, यही क्या है, प्रवृत्ति है। आगे है, इनमें से प्रकृति
के अनुकूलन क्या है? तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। आगे है व्याख्यात्मक अथवा सूचनात्मक किसे कहते हैं? विवरण को, अगर कोई विवरण दिया जाए तो उसको ही। आगे है लेखन की योग्यता में कमी, मतलब लेखन में उसको क्या है, दिक्कतें हो रही हैं, विकृत, तो ये ग्राफिया, डिस्ग्राफिया हो जाएगा, डिस्ग्राफिया लेखन विकल, ए ऑप्शन। आगे है शिक्षिका विद्यार्थियों को कुछ पर्चियों पर अधूरे अधूरे वाक्य लिख कर देती है। विद्यार्थियों को प्रत्येक अधूरे अधूरे वाक्य को उसके सही भाग्य से जोड़ना है। कक्षा में ऐसी गतिविधि कराने का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करना, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी एक अनुच्छेद का संपूर्ण अर्थ ग्रहण करने के लिए एक रिकॉर्डिंग सुनने के लिए कहता है, इसे क्या कहते हैं? इसे सुनने के लिए कहा जाए तो भावार्थ सुनने का श्रवण कार्य। यह गतिविधि जिसमें पाठन सामग्री को सुनना, टिप्पणी लिखना तथा पाठन सामग्री को पुनः लिखना सम्मिलित है, यह क्या कहलाता है? तो सुनी गई पाठ्य सामग्री को पुनः निर्मित करना। भाषा, मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ साथ जन्म लेता है, ये किसका कथन हो जाएगा? चॉम्स्की का ये कथन हो जाएगा। बाकी और भी देख लेते हैं। यहाँ पर जीन पियाजे के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। तो तंत्रों की भांति परिवेश, मतलब जिस परिवेश में रह रहे हैं उसमें अंतःक्रिया करके माध्यम से ही विकसित होती है। वाल्जुगोत्स्की कहते हैं समाज के साथ, और ब्रूनर कहते हैं कि संरचना अधिगम सिद्धांत या अन्वेषण सिद्धांत से भी इनका सिद्धांत जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजभाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन, बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन। अगला ए और आर देखते हैं। स्कूल में प्रवेश करने वाले सभी बच्चों उच्च दक्षता के साथ भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा तथा सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने में असमर्थ हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन दोनों सही है, पर उसकी सही व्याख्या नहीं हो रही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, दो ऑप्शन दिए गए हैं और उसका सही मिलान करना है। इमिग्रेशन फॉर्म भरना, एक व्यवसायिक बैठक में एक प्रस्तुति देना, आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए पुकारना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले का तो इमिग्रेशन फॉर्म भरना में क्या सटीकता पर बहुत ध्यान देना चाहिए, एक व्यवसायिक बैठक का प्रस्तुति देना, तो ये हो जाएगा हमारा सटीकता, इस पर भी सटीकता होनी चाहिए। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या ही देख लेते हैं। इमिग्रेशन सटीकता पर ध्यान देना, एक व्यावसायिक बैठक में एक प्रस्तुति देना, तो वो भी सटीकता पर है। आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए पुकारना यानी प्रभाव पर केंद्रित है। किसी पार्टी या दोस्तों से बात करना, ये भी प्रभाव पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि है? तो कक्षा में नाटक करवाना। आगे देखते हैं, सृजनात्मक लेखन के विकास के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास क्या हो सकता है? तो अनौपचारिक लेखन। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है, तो बोडो भाषा। आगे है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशनात्मक माध्यम बनाने की सिफारिश करता है? तो यहाँ पर मातृभाषा। आगे देखते हैं, व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? तो यहाँ पर आगमन विधि जो है सबसे उपयोगी विधि है, आगमन विधि। चॉम्स्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है? इंद्रियों से प्राप्त अनुभव। तो ये रहे कुछ हिंदी के लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 जो
हिंदी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।